नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। हमारी जो परसेंटेज की कहानी है वो भी जारी है और आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। आप उनको अगर करके देखते हैं तो वो जरूर आपके माइंड को टेस्ट करेंगे, आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक व्यक्ति की आय और व्यय का जो अनुपात है वो 8:5 है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है तो वो खर्च को 28% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे देखो, उसकी जो इनकम है, देखो इनकम जो होती है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर और सेविंग के। जो इनकम है वो 8 है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5 है, तो फिर सेविंग कितनी हुई, 3 हुई। अब यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ज्यादा आपसे मेहनत नहीं करवाएंगे। उसकी जो इनकम है वो 25% बढ़ गई है और उसने जो खर्च है उसको 28% बढ़ा दिया है। अब बस इनकी आप सीधी गुणा करें, इसको अगर गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 200% आ जाएगा। यहाँ पे अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 140% आ जाएगा। अब देखो 200 में से अगर 140 घटाओगे तो कितना आएगा, 60% आएगा। और 60 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 20%। तो उसकी जो सेविंग होगी वो आपके पास 20% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहे हैं। एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। देखो, इनकम इज इक्वल टू है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम का 75% खर्च कर रहा है। 75% क्या होता है, 3/4 होता है। यानी 4 रुपये अगर इनकम है तो 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया बचा रहा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई तो उसने खर्च को 10% बढ़ा दिया। इनकम जो है वो 20% बढ़ गई तो उसने खर्च को 10% बढ़ा दिया। तो बताओ बचत पे कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। अब ये गुणा करोगे तो कितना बन रहा है, 80%। इसको गुणा करें तो कितना बन रहा है, 30%। अब देखो 80 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 50%। और इसको किससे भाग करोगे, 1 से भाग करोगे तो आपका आंसर भी कितना आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो आपके सामने आएगा 50%। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। सोहन सोहम है कोई, वह खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 5:1 है। देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसके जो आपको दिया हुआ है खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है। ये 5 है, ये 1 है, तो इनकम कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनकम 25% बढ़ जाती है। उसकी जो इनकम है वो 25% बढ़ जाती है, जिससे बचत 20% बढ़ जाती है। ये जो बचत है ये 20% बढ़ जाती है। यदि सोम का वर्तमान व्यय 4,347 है तो बताओ उसका उसकी प्रारंभिक इनकम कितनी थी। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, पर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां अगर हम गुणा करते हैं तो 150 आता है। यहां पे हम गुणा करते हैं तो 20% आता है। अब यहां से 150 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 130%। 130 को अगर आप 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 26%। मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 26% बढ़ा है। मतलब उसका अगर एक्सपेंडिचर पहले 100 रुपये था तो अब कितना हो गया, 126 हो गया। अब यहाँ पे हम देखें कि 100 और 126 को अगर काटें तो 50 पे और ये कितने पे, 63 पे कट जाएगा। और आपको ये वैल्यू जो दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 4,347। तो 63 की वैल्यू 4,347 अगर है तो इसको आप भाग करें 63 से। देखो 7 से एक बार हम काट लें, 7 से 9 पे कट जाएगा। 7×6 = 42, 7×2 = 14, 7×1 = 7। 9 से अगर काटेंगे तो 9 6 54 81 9 9 81, तो 1 रेशो की वैल्यू 69 आ रही है। अब 1 रेशो की वैल्यू अगर 69 आएगी
तो ये आपके पास जो बनेगा 0, 9, 5, 45, 5, 4, 30 और 4, 34। तो 3450 रुपए उसका एक्सपेंडिचर आ रहा है, जबकि आपने बतानी है इनकम। अब देखो एक्सपेंडिचर 5 है तो इनकम 6 है, अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो इनकम 6 है, मतलब आपके पास 3450 जो आया हुआ है वो 5 रेशो की वैल्यू है, और आपने कितने की निकालनी है, आपने 6 की निकालनी है। अब 5 से इसको अगर हम काट देंगे तो 5 1 30, 5 निम 45, तो 0 9 6 54 4 36 और 5 कितना हुआ 41, तो यहाँ पे कितना आएगा 4140 होगा, वो यहाँ पे आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर खर्च करता है, 10% स्टेशनरी पर खर्च करता है, 14% परिवहन पर खर्च करता है, 18% बिजली पर खर्च करता है और 1520 रुपये बचा लेता है। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है कि कभी भी अगर एक ही नंबर की परसेंटेज है तो उन सब को आप जोड़ करके एक मान सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको परसेंटेज दी हुई है सारी की सारी इनकम की है, एक ही नंबर की है, तो उनको जोड़ करके आप सिंगल भी मान सकते हो। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो 20 और 10 30 और 14 44 और 18 कितना हुआ 62, यानी उसने 62% जो है वो खर्च कर दिया। अब टोटल इनकम 100% होती है, अब 100% में से अगर 62% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 38%। तो इनकम का 38% उसकी बचत होगी और वो आपको दिया हुआ है 1520। अब इसको आप काट लें, इनकम क्या आ जाएगी 1520 गुणा में 100, और नीचे कौन आएगा 38 आएगा, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 4 और 0 40 पे कट जाएगा, तो आपके पास इनकम कितनी आएगी, तो आपके पास इनकम जो आएगी वो आपके पास आएगी 4000 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें आपसे क्या कह रहा है। रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है। देखो यहाँ पे शेष वर्ड आ गया, शेष का 15% कपड़ों पर, और शेष का 25% किराए पर, और शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है, और फिर भी 5355 रुपए की बचत करता है। तो रंजीत का मासिक वेतन क्या है। अब यहाँ पे देखो, मान लो इनकम आई थी, अब पहला खर्च उसने क्या किया, पहला खर्च 30% का खर्च खर्च उसने कर दिया। 30% का मतलब 100 रुपए में 30 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 में से 70 बचेंगे। अब 100 में से 70 बचेंगे, 100 और 70 का अनुपात करोगे तो ये आएगा 10 से 7, क्योंकि हमारे पास लास्ट में बचत है तो हर परसेंटेज में हम बचत निकालते चलेंगे। यहाँ पे देखो 15% उसने जो है वो खर्च किया है। अब परसेंटेज आप जिस पे भी निकाल रहे हो सबके सब 100% मानने हैं, मतलब 100 में से 15 अगर खर्च कर देगा तो 100 में से 85 बचेंगे, और 100 और 85 को अगर आप काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20 और 17 आ जाएगा। उसके बाद अगला उसने खर्च किया 25%, मतलब 100 में 25 खर्च कर रहा है तो 100 में से 75 बचा रहा है। अब 100 में से 75 अगर निकालोगे तो 4 से 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उसका जो खर्चा है 20%, मतलब 100 में 20 खर्च कर रहा है तो फिर 80 बचा रहा है। अब 100 में 80 बचाएगा तो 5 से 4 बन जाएगा, और बराबर में ले लेंगे उसकी बचत कितनी 5355 की। अब यहां से जो कट रहा है आप उसको काट लो। देखो इनकम बराबर क्या आएगा 5355 गुणा में आ जाएगा 10 गुणा 20 गुणा 4 और गुणा 5, और नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा आपका 7 17 3 और 4। अब इसमें 4 से आपका 4 कट गया, इसको अगर हम काटते हैं तो 7 से काट लें पहले, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 45 बचा है, तो 7 6 42, 35 7 5 35। अगर हम 17 से काटते हैं तो 17 तिया 17 तिया 51, 17 चौक 68, तो 68 45 बचा यहाँ पे, 68 पे जाएंगे तो 85 बचेगा, तो 17 5 85, और 3 से और काट दोगे तो 15। तो आपके पास देखो बचा क्या है 15 गुणा 10 गुणा 20 और गुणा में 5, तो ये बन गया 100 और 10,000 और 15 कितना बन जाएगा 15,000। तो रंजीत का जो मासिक वेतन था वो आपके पास था 15,000। देखो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। अरुण अपनी मासिक वेतन का 30% किराने पर खर्च करता है, शेष का 20% किराए पर खर्च करता है, और शेष का
45% शिक्षा पर खर्च करता है और प्रति माह 5544 रुपए बचाता है, तो बताओ किराए पर उसने कितना खर्च किया। तो आपने बताना ही है कि उसने किराए पर कितना खर्च किया है। अब देखो उसकी जो टोटल इनकम थी, इस टोटल इनकम के अंदर 30% उसने किराने पर खर्च किया। देखो 30% मतलब 100 में से 30 खर्च किए तो 100 में से 70 बचे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 30% 3/10 होता है, तो 10 में 3 खर्च करेगा तो 10 में से 7 बचेंगे, तो 10 में से बचे 7। इसके बाद 20% खर्च किया। अब 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, तो 5 में से एक खर्च किया तो 5 में से बचे 4। उसके बाद अगला खर्च उसने किया 45%। 45% जो आपका होता है 45/100 करोगे तो 9/20 होता है, मतलब 20 रुपए में 9 रुपए खर्च किए तो बचे आपके पास 11। और अब उसके पास जो शेष बच रहे हैं वो बच रहे हैं 5544 रुपए। अब यहां से अगर हम उसकी इनकम निकालें तो देखो 11 से काटोगे तो 11 5 55, 11 चौक 44, 504 आएगा। 7 से काटोगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14। 4 से काटोगे तो 18। तो उसकी जो इनकम बन रही है वो बन रही है 10 गुणा 5 गुणा 20 और गुणा में 18। तो इतने रुपए उसकी इनकम बन रही है। लेकिन यहाँ पे आपने इनकम तो बतानी थी, आपने बताना था किराए पर कितना खर्च किया। देखो मासिक आय का 30% किराने पर खर्च किया और शेष का 20% किराए पर खर्च किया। मतलब जो इसकी मासिक इनकम थी इसका पहले तो 30% खर्च किया, 30% खर्च किया मतलब 10 में से 3 खर्च किए तो 10 में से 7 बचे। अभी आप पहुंचे हो किराने तक, किराने का खर्च निपट गया। अब शेष का 20% किराए पर खर्च किया है, तो इसका जो 20% बनेगा, जो 1/5 बनेगा, वो आपका उत्तर बनेगा। अब इसको आपने बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे अगर हम 50 से काट दें 50 को तो आपके पास क्या बचा, तो 360 गुणा में 7, तो 21 और 420 कितना हुआ, 2520। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर बनेगा वो आपका उत्तर बनेगा 2520। तो देखते हैं नेक्स्ट अब आपसे क्या कह रहा है। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। देखो यहां शेष वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों खर्च एक ही नंबर के हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। इसके बाद शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। अब देखो यहां शेष आने के बाद इससे पहले शेष नहीं है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ करके भी आप सिंगल मान सकते हो। इसके बाद इन सभी प्रयासों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि बची, तो भवानी की मासिक आय क्या है। देखो बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मान लो भवानी की इनकम आई थी, पहला खर्च उन्हें 15% और 20%, क्योंकि यहाँ पे इस 20% से पहले जो है शेष वर्ड नहीं है, रिमेनिंग शब्द नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ो 15 और 20 कितना हुआ 35%। 35% खर्च कर दिया, 35% आपका बनेगा 7/20। इसका मतलब ये हुआ 20 में से 7 खर्च कर दिए तो 20 में से कितने बचे, तो हम कहेंगे 20 में से 13 बचे। उसके बाद यहाँ पे शेष आ गया, शेष 40% खेल पर और 30% परिवहन पर। इससे पहले शेष नहीं है, तो ये 30 कहां जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, तो ये कितने परसेंट खर्च बन गया, 70% खर्च बन गया। अब 70% 7/10 होता है। 10 में से अगर 7 खर्च करेगा तो बचाएगा कितने, 10 में से 3 बचाएगा। और सामने आपको बचत दे रखी है कितनी, 10,257। अब यहां से आप आई की वैल्यू निकालें। देखो इसको अगर हम 3 से काट दें तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 19 तिया 57। अब इसको आप 13 से काट दें तो 13 दूनी 26, बचा 8 81, 13 6 78 और 13 तिया 39, 263 पे बचा। तो इनकम जो आएगी वो 263 गुणा में 200 आएगी। अब इसको 0 0 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, तो इनकम जो आएगी वो आपके पास आएगी 52,600 रुपए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कुछ बातें आपको ही सिखा करके गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 15% किराए पर खर्च करता है और शेष का 60% घरेलू खर्च पर खर्च करता है और शेष बचाता है। यदि वो 52,500 रुपए की बचत करता है तो बताओ उसकी कुल आय कितनी है। अब यहाँ पे आपने लगभग में बतानी है ये। देखो पहले उसकी इनकम मान लो आई थी, उसने पहला खर्च किया 15%। 15% 15/100 करोगे तो 3/20 होगा। तो 20 में से अगर 3 रुपए वो
खर्च करेगा तो 20 में से 17 रुपए बचाएगा। दूसरा खर्च क्या 60%, 60/100 3/5 होता है, मतलब 5 में से अगर उसने 3 रुपए खर्च किए तो बचाएगा कितने 2 रुपए, और बराबर कितना दिया हुआ है, तो बराबर दिया हुआ है 52,500। अब यहां से इनकम अगर निकालोगे तो वो आपकी आएगी 52,500 गुणा में 100, और नीचे आपके पास आ जाएगा 17 × 2। अब आपने इसको अप्रोक्सीमेटली काटना है, आपने इसको लगभग में काटना है। तो देखो अगर हम एक काम करें, ये जो मेरे पास 52,500 है इसको मैं तोड़ दूं, एक बार तो मैं ले लूं 51,000, क्योंकि 17 से पूरा कट जाएगा, और उसके बाद मैं ले लूं 1,500। तो अब इसको देखो दो टुकड़ों में करते हैं, 51,000 गुणा में 100 बटे में 17 × 2 प्लस में 1,500 गुणा में 100 और बटे में 17 × 2। अब यहां से 17 × 51 हो गया तो 3,000 पे कट गया, 2 से काटेंगे तो 1,500 पे कट गया, तो 15 के साथ 4 जीरो तो 1,50,000, तो 1,50,000 तो आपका यहां से बन गया। अब आपके पास क्या है, देखो इसको अगर 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, तो 15×5 75, तो ये 75,000 बन गया। इसको आपने भाग करना है, किससे करना है 17 से करना है, तो ये आपका कितने पे जा रहा है 4 पे, तो 17 चौक 68, कितना बचा 7, तो जीरो, तो 17 चौक 68, तो कितना बचा 2 बचा। अब देखो ये जीरो आ चुके हैं, अब ये वाली जीरो उतारोगे 20, तो 17×1 = 17, तो शेष कितना बचा 3। अब यहां तक अगर हम देखें उसके बाद आपकी जीरो आ जाएगी, तो 17×1 = 17, एक पे और चला जाएगा, तो मतलब लगभग 4411 के आसपास आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इस 4411 को इसमें जोड़ देना है। अब इसमें जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 1,54,411, तो लगभग 1,54,411 के पास मामला जा रहा है। तो आपका आंसर कौन बनेगा, तो आपका आंसर जो होगा वो ए बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी संपत्ति का 30% दान देता है, और से जो संपत्ति है उसमें 30% और 25%, 30% उसने दे दिया अपनी पत्नी को और 25% दे दिया बेटे को, और बाकी जो रकम बची उसने तीनों बेटियों के बीच में बराबर बराबर बांट देता है। उसकी एक बेटी को उसके हिस्से के रूप में 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो बताओ उसकी इनकम कितनी है। देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले तो क्या हुआ है 30% दान दिया है, भाई जितनी भी इनकम थी उसका 30% दान दे लिया, तो 10 में से 3 रुपए दान दे दिए, तो 7/10 बचा। दान देने के बाद जो अमाउंट बची परसेंटेज में उसको भी 100% कहेंगे, बची हुई अमाउंट भी परसेंटेज में 100% ही होती है। अब देखो 30 और 25, 55 बांट दिया तो बचा कितना 45%, वो 45% उसने अपनी तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांटा। अब 45% अगर तीनों को बराबर बराबर मिला तो प्रत्येक को तो 15% मिलेगा, तो इसका कितना निकाल दो 15% निकाल दो, और 15% कितना होता है 3/20 होता है, तो ये प्रत्येक बेटी का हिस्सा आ गया, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 42 लाख दिया हुआ है। अब देखो 7 या 21, 21 दूनी 42, 2 पे कट जाएगा, तो उसकी जो इनकम आएगी, इनको अगर आप गुणा करते हो तो 2 दूनी 4 और 7 में 2 जीरो, तो उसकी जो इनकम आएगी वो आएगी 400 लाख। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वो प्रति माह 9600 रुपए बचाता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो बताओ उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखो यहां से मान लो उसकी इनकम आई है, तो पहले 20% 1/5 खर्च करेगा, तो 5 में से 4 बचाएगा। उसके बाद वो 1/4 दान देता है, मतलब 4 रुपए में से 1 रुपया दान देता है, तो 4 में से उसके पास कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अब उसके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 9600 रुपए बचे हैं, और ये 9600 रुपए जो हैं वो शेष राशि के आधे के बराबर है, मतलब शेष राशि जो थी वो आपके पास 9600 गुणा में 2 थी। अब आपने बताना है कि उसकी इनकम कितनी है। अब देखो 4 से 4 काट लो आप,
इनकम क्या आएगी, तो इनकम आएगी 9600 गुणा में 2 गुणा में 5, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो 3 से काटोगे तो कितने पे कट गया, 3200 पे। तो 5 गुणा 2 10 गुणा 32 करोगे, 3200 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 32,000 आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई कुमार है, वो अपने वेतन, उसका वेतन 30,000 रुपये है, वो 25% भोजन पर खर्च करता है और किराए पर खर्च करता है, और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। अब देखो 30,000 रुपये उसके पास थे, इस 30,000 के अंदर उसने पहला खर्च किया 25% का, 1/4 का। तो 1/4 का मतलब 4 पे खर्च किया, तो 4 से 3 बच गए। दूसरा उसने खर्च किया शेष का 20% मतलब 1/5 का, तो 5 पे 1 खर्च करेगा, तो 5 से 4 बच गए। ठीक है, यहां तक अगर हम देखें उसके पास बचत कितनी आ रही है, तो 4 से हम 4 काट लेंगे, 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो 6,000 पे कट जाएगा। तो 6,000 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 18,000 आएगा। यानी यहां तक उसकी बचत 18,000 रुपये बन रही थी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उसने इनकम का 5% जो है वो आयकर भी दिया है, टैक्स भी दिया है। तो 30,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो ये भी खर्च ही है उसका, तो यहां से कितना बनेगा, तो 1,500 रुपये उसका ये खर्च हो गया। तो 18,000 बचे थे, उसमें से 1,500 का ये खर्च हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपये बचाता है, तो उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध थी। मतलब कि 18,000 बचे थे, उसमें से उसने 1,500 भी खर्च कर दिए, और फिर क्वेश्चन कह रहे हैं तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपये उसने बचा भी लिए। तो बचाने के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कितने बचे। देखो 18,000 में से 8 घटा 10,000, 10,000 में से 1,500 घटा तो कितना बचेगा, 8500 बचेगा। तो सारे खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे, तो 8,500 रुपये उसके पास बचेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपका एग्जाम का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है कि परसेंटेज के अंदर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए कुल 340 अंकों की जरूरत है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए टोटल आपको 340 नंबर चाहिए। एक छात्र ने 244 अंक ले लिए, लेकिन वो 12% अंकों से फेल हो गया। उसने 244 तो ले लिए, लेकिन फिर भी कितने की कमी रह गई, 12% की कमी रह गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कुल अंक कितने थे, अधिकतम अंक जो वो प्राप्त कर सकता है। मतलब आपसे टोटल मार्क्स पूछे हुए हैं, कुल अंक पूछे हुए हैं। अब यहां से अगर हम देखें 244 जो था, ये इधर आकर के अगर माइनस हो जाएगा तो ये 12% की वैल्यू आ जाएगी। तो 12% की वैल्यू क्या आएगी, तो आएगी 340 माइनस 244 यानी कि 96। अब 12% अगर 96 बनेगा तो 1% बनेगा 96/12 यानी कि 8। और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 100%। अब 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी, तो वो आपके पास बनेगी, तो यहाँ पे 800। तो टोटल मार्क्स आपके जो आएंगे वो आपके आएंगे 800। तो नेक्स्ट देखते हैं अब आपसे क्या कह रहा है। एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से फेल हो गई। देखो 31% ले लिए, लेकिन फिर भी 16 नंबरों की कमी रह गई पास होने के लिए। उसके बाद कह रहा है सुनीता ने 40% ले लिए और उसे 56 अंक अधिक मिल गए पास अंकों से। मतलब उसने 40% लिए और उसमें से अगर मैं 56 घटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे। देखो फेल होने का मतलब इतने की और आवश्यकता थी, और ज्यादा लेने का मतलब इतने घटा दो तो पास मार्क्स आ जाएंगे। अब आपके पास 31% लिए तो 16 की कमी रहेगी, मतलब 16 और चाहिए, और 40% लिए तो 56 ज्यादा ले लिए, तो 40% में से 56 घटाओगे तो भी पास मार्क्स ही आएंगे। अब यहां से हमसे देखो पूछा क्या है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करें। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे हमसे पूछा है। अब इसको अगर आप इधर भेज दोगे तो ये कितना बचेगा, 9% बचेगा, और इसको अगर आप इधर भेज दोगे तो आके प्लस का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 72। 9% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू 72/9 यानी कि 8 आ जाएगी। और पास होने के लिए क्या चाहिए था, पास होने के लिए 71% और 16 नंबर चाहिए थे। अब 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 31% की कितनी आ जाएगी, 8 और 8 × 24 248। तो
तो 248 ले लिए थे, लेकिन 16 की कमी रह गई थी। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? तो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे 264। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 264। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहे हैं। राजीव ने एक परीक्षा में 20% नंबर लिए, लेकिन 11 नंबर से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए 20% और प्लस में 11 नंबरों की जरूरत थी। उसी यदि उसने 50% नंबर लिए होते तो 4 अंक अधिक मिल जाते। मतलब अगर वो 50% लेता तो पास से 4 अधिक ले लेता। तो यहां से अगर हम देखें, इसको इधर भेजोगे तो कितना आएगा? 30%। और एस को इधर भेजोगे तो कितना आएगा? 15। तो 30% की वैल्यू 15 है, तो 1% की 1/2 आएगी। पूछा आपसे क्या है? परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या थे? तो पास होने के लिए उसको क्या चाहिए था? पास होने के लिए 20% और प्लस में 11 नंबर चाहिए थे। 1% की वैल्यू 1/2 है, तो 20% की वैल्यू 10 बन गई। यानी उसने जो नंबर लिए वो 10 हैं और फेल जो हुआ वो 11 से। तो 10 + 11 पास होने के लिए कितने चाहिए थे? तो पास होने के लिए 21 नंबर चाहिए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में टोटल अंक, टोटल मार्क्स 500 है। ए बी से 10% कम अंक लेता है। देखो ए और बी, जो आपका ए है वो बी से 10% कम लेता है। मतलब इसने 10 लिए तो इसने 9 लिए। ए बी से 10% कम लेता है। बी सी से 25% अधिक लेता है। जो आपका बी है वो सी से 25% अधिक लेता है। 25% अधिक का मतलब 4 से 5 होता है। बी सी से 25% अधिक लेता है। सी डी से 20% कम लेता है। अब देखो, जो आपका सी है वो डी से 20% कम लेता है। 20% कम का मतलब ये 5 से 4 लेता है। अब यदि ए को 360 नंबर मिले हैं तो बताओ डी को कितने परसेंट नंबर मिले हैं? ए को 360 नंबर मिले हैं तो डी को कितना परसेंट नंबर मिले हैं? तो देखो, रेशो को अगर कभी भी आप सीधा गुणा कर दें तो गुणा करने से पहले अगर ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हो। 5 से 5 को, 4 से 4 को, तो 9:10 आएगी। किसका रेशो आता है? ये पहले का और आखिरी का रेशो आता है। तो ए और डी का रेशो बन गया 9 से 10। अब आपके पास ए को अगर 9 नंबर मिले हैं तो डी को 10 मिले हैं। लेकिन ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए को 360 मिले हैं। अब ए को अगर 360 मिले हैं तो फिर आपके डी को कितने मिले हैं? तो आपके डी को मिले हैं 400। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ डी को कितना परसेंट नंबर मिले हैं? तो डी को टोटल कितने थे? 500। 500 में से 400 मिले हैं। तो 400 जो हैं वो आपके 500 का कितने परसेंट हैं? तो यहां से अगर हम काटें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 से काटोगे 80 पे कट जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा? 80%। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 80%। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक स्कूल में, देखो यहां से आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक स्कूल में 90% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं, 85% मैथ में पास होते हैं, 150 दोनों में पास होते हैं और कोई भी दोनों विषयों में फेल नहीं होता। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखो, दो सब्जेक्ट आपके पास है, एक आपके पास है इंग्लिश और एक आपके पास है मैथ। ये मान लीजिए आपके पास इंग्लिश है और दूसरा ये आपके पास मैथ है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंग्लिश में 90% ले रहा है और मैथ में 85% ले रहा है। अब यहाँ पे देखो, 4 प्लेस बनते हैं। एक आपका ये पार्ट आता है, एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ बच जाता है। और इन चारों का जो जोड़ होता है वो आपके पास 100% होता है। इन चारों का जो जोड़ आपके पास होता है वो 100% होता है। अब देखो, यहाँ 90% है, यहाँ 85% है और बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो दोनों में फेल हो। मतलब कि यहाँ पे 0% आएगा। अगर यहाँ पे 0% आएगा तो इन तीनों का जोड़ी 100% बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप जोड़ करके देखो तो 90 और 85 कितना हुआ? 175%। 100 से कितना ज्यादा चला गया? तो 100 से 75 ज्यादा चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 75%। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? कुल छात्रों की संख्या पूछी थी। अब यहाँ कितना आ रहा है? 75%। देखो, ये ओनली इंग्लिश में पास है, ये ओनली मैथ में पास है और ये बीच वाला दोनों में पास है जो कि 75% आ रहा है। और
क्वेश्चन ने आपको इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 150। अब 75% की वैल्यू 150 है तो 1% की वैल्यू 2 आएगी। और टोटल जो आपके पास स्टूडेंट होते हैं वो 100% होते हैं। अब 1% की वैल्यू अगर 2 आएगी तो 100% की वैल्यू 200 आएगी। तो ये जो बच्चे आपके पास बनेंगे ये आपके पास बनेंगे 200। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी मैथ में, 10% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, और यदि दोनों विषयों में 7% फेल हो जाते हैं तो बताओ दोनों विषयों में पास कितने परसेंट हुए। अब यहाँ पे देखो, एक तो आपको डायग्राम बनाना है मैथ का, तो ये आपके पास मैथ है और यहाँ पे 19% पास हो रहे हैं। दूसरा जो आपके पास है इंग्लिश है, ये इंग्लिश के अंदर जो असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो 10% है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों में जो फेल हो रहे हैं वो आपके पास 7% है। तो दोनों के अंदर यहां है दोनों, तो यहां 7% है। अब देखो 19 में से अगर आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये 12 बचेगा। फिर 10 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 12 और 7 19 और 3 22। तो 22% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, जबकि टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं। तो 100% में से अगर 22% बच्चा कहीं ना कहीं फेल हो रहा है तो बचा कितना, तो बचा आपके पास 78%। तो आपके पास दोनों में जो पास बच्चे आएंगे वो आपके पास कितने आएंगे, तो आपके पास आएंगे 78%। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 73% अभ्यर्थी जो है वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पास हुए, 70% जो है वो आपकी जनरल अवेयरनेस में पास हुए, और 64% जो है वो दोनों में पास हुए। दोनों विषयों में 6300 विद्यार्थी असफल हुए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अब यहाँ पे देखो, एक आपके पास है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और दूसरा आपके पास है जर्नल अवेयरनेस। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे 73% विद्यार्थी पास हुए हैं और यहाँ पे 70% विद्यार्थी पास हुए हैं, और दोनों के अंदर 64% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो दोनों में 64 आ गया। तो 64, 73 में से 64 घटाओगे तो 9 आएगा, और 70 में से 64 घटाओगे तो आपके पास 8 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ आपके पास कितना बनेगा, तो यहाँ आपके पास जो बनेगा वो बनेगा 6। तो ये 6 हो गया। अब देखो इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो 64 और 6 70, तो 79% स्टूडेंट है जो कि आपका कहीं ना कहीं पास हो रहा है। तो टोटल आपके पास 100% होते हैं। अब 100% में से अगर 79% घटाओगे तो 21% बचेगा। तो 21% है जो कि दोनों के अंदर फेल हो रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहा था कि 6300 बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो 21% की वैल्यू 6300 है, तो 1% की वैल्यू होगी 6300 बटे 21, और टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं तो गुणा में कर देंगे हम 100। अब 21 से काटोगे तो 300 पे कट जाएगा। तो 300 और 100 को अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 30,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी हिस्ट्री में, 55% हिंदी में पास होते हैं। यदि 5% दोनों में फेल होते हैं तो बताओ दोनों में पास छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे देखो, एक तो आपके पास है ये हिस्ट्री का, दूसरा आपके पास है हिंदी, ये आपके पास हिस्ट्री है, और ये आपके पास हिंदी है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 65% जो है वो हिस्ट्री में पास हो रहे हैं, और 55% जो है वो हिंदी में पास हो रहे हैं, और 5% जो है वो दोनों के अंदर फेल हो रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों का जो जोड़ आएगा वो 5 घटा दें 100 में से तो 95% आना चाहिए। अब ये आपके पास जोड़ कितना बन रहा है, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना बन रहा है 120%, जबकि जोड़ कितना आना चाहिए 95% आना चाहिए। तो इसमें से आप 95% घटा दो तो बचेगा कितना 25%। तो यहाँ दोनों में बच्चे कितने आएंगे, तो दोनों के अंदर बच्चे आएंगे 25%। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 25%। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 53% विज्ञान में, साइंस में, 48% मैथ में फेल हुए, और 40% दोनों में फेल हुए। तो कितने परसेंट दोनों विषयों में पास हुए। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है साइंस,
ये आपका साइंस का बन गया, जहां पे 53% जो है वो फेल हो रहे हैं। दूसरा आपके पास है मैथ, ये आपका मैथ बन गया, जहां पे आपके 48% जो हैं वो फेल हो रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 40% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो यहाँ दोनों में ले लो तो कितना बन रहा है 40%। तो 53 में से 40 घटा तो 13, और 48 में से 40 घटा तो 8। इन तीनों को अगर हम जोड़ करके देखें तो ये 53 और 8 कितना हो गया 61। तो 61% बच्चे जो कि कहीं ना कहीं आपके फेल हो रहे हैं। टोटल कितने होते हैं 100%, तो 100% में से अगर आप 61% घटा दोगे तो कितना बचेगा 39%। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 39%। तो आज हम 420 क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे वो आज यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो मिलेंगे हम अगले सेशन में आपके साथ एक बार फिर 20 नए और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।